मित्रों नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं कि जिनकी सफलता की गाथा सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यूपीएससी की परीक्षाओं को क्लियर करने के बाद में आज हमारे साथ में हैं और इस संस्थान में उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देने का काम किया है। फ्री ऑफ कास्ट आज भी वो लेक्चर लेते हैं, उनकी क्लासेस चलती हैं और उनको आप जो है आकर के उनको पढ़ भी सकते हो। तो हम बात करते हैं अभिषेक सिंह सर की। अभिषेक सिंह का परिचय मैं तो नहीं बताऊंगा, अभिषेक सर से ही हम लोग बात कर लेते हैं। अभिषेक सर खुद आपको अपना परिचय बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी में कौन कौन सी जो है तैयारी कैसे कैसे की और कौन कौन सी बाधाओं को पार करते हुए आज फाइनल सिलेक्शन उनको मिला हुआ है। तो वो सब आज डिटेल में चर्चा होगी। तो चलते हैं हम लोग अभिषेक सिंह सर के पास में और मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि अभिषेक सिंह सर को भी जरा मिलाएं और बात कराएं, फिर हम लोग क्वेश्चन की झड़ी लगाते हैं। सबसे पहले अभिषेक सर, तो मैं आपको इस संस्थान में लक्ष्य आईएएस एकेडमी लखनऊ में आपको मोस्ट वेलकम करूंगा। डायरेक्टर मैडम की तरफ से भी मोस्ट वेलकम करूंगा और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आईएएस पीसीएस के सपने लेकर के आते हैं, उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा वेलकम। शुभकामनाएं इसलिए कि आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और यूपीएससी बहुत बड़ा एक सफर होता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो खुशी की बात तो है ही है, आपसे लड्डू भी हमने खा लिया है, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि आज हमारे संस्थान में आपने अपना अमूल्य समय दे करके बहुत बड़ा काम किया है कि आप जॉब में भी हैं और जॉब के दौरान आप 5-10 मिनट का जो समय आपने निकाला है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, हमारे लिए, उसके लिए ढेर सारी आपको धन्यवाद हम देना चाहेंगे। और हम ये चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सर और डायरेक्टर मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बच्चों के जीवन को संवारने के लिए जो अपने संस्थान को लक्ष्य आईएएस एकेडमी में पूरी दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं, बच्चों के जीवन को विकास बनाने के लिए, विकास करने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं, जिसको अभी प्रयागराज कहा जाता है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा की इच्छा इलाहाबाद से ही संपन्न हुई है। मैंने 2003 में अपना हाई स्कूल और 2005 में अपना इंटरमीडिएट जीआईसी इलाहाबाद से कंप्लीट किया और उसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ आ गया और लखनऊ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे मन में कहीं तो ये था कि मुझे यूपीएससी में जाना है, यूपीपीएससी में जाना है। मैंने तैयारी तो शुरू करी, लेकिन मेरे सामने कुछ हर्डल्स थे, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे नौकरी जल्दी लेनी थी। तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद कंपनियों के एग्जाम दिए और मैं तुरंत ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिलेक्ट हो गया और मैंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में 6 महीने की जॉब करी और उसके बाद फिर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आ गया 2011 से और मैंने लगभग 10 साल का समय एज अ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर यहाँ पर बिताया। और इसके बाद मुझे मौका मिला और मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया। अभी मुझे फाइनली सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति मिली है डीजीसीए में यूपीएससी के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूअस सतत प्रयास का ही नतीजा होता है कि कभी सफलता आपको मिलेगी जरूर, उसके लिए आपको हमेशा लगे रहना पड़ता है। सर, जैसे आपने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, ऑफिसर हैं, तो वो जिम्मेदारी आपके पास में है और साथ में आपने तैयारी की। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ढेर सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो जॉब के दौरान, क्योंकि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो सब देखिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते, क्योंकि एक लंबा सफर होता है और उस सफर को तय करते हुए उसके पहले एक तो जॉब मिली जाती है। लोग जॉब में रहते हुए भी यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो आपने इतनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे रह करके किस तरह से आपने मैनेज किया और किस तरह से जो है आपने अपने जो एग्जाम्स हैं उनमें आप एग्जाम देने गए और किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से टाइम निकाला, आदि मुद्दों पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें और बताएं हमारे साथियों को कि वो मैनेजमेंट क्या रहा आपका। आरपी सर, जहाँ चाह होती है वहाँ राह है। तो मैं आपको बता दूं कि नौकरी करने के साथ किसी एग्जाम को निकालना उतना कठिन नहीं होता जितना दिखाई देता है। आपको यूपीएससी की तैयारी करने में सतत होना पड़ता है, कंटिन्यूअस होना पड़ता है। अगर आप रोज का 3 से 4 घंटा भी अपने लिए निकाल लेते हो
तो वो कहीं ना कहीं आपको इकट्ठा होता जाता है और आपका मटेरियल हो सकता है थोड़ा सा आपको समय लगे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में सफलता ना मिले, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैंने अपने टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने अपनी नौकरी से वापस आने के बाद मैंने अपने नोट्स को कंटिन्यूअस बनाना जारी रखा और जो जो चीज़ें नई आ रही थी, करंट अफेयर्स नया आ रहा था, उसको मैंने ऐड करते गया अपने नोट्स में और वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा था, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकट्ठा होती जा रही थी। तो मेरे लिए मैं उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं रहा, मैं मैनेज करता गया और फिर रिजल्ट आपके सामने है और सकारात्मक परिणाम आया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना या यूपीपीएससी की तैयारी करना कोई कठिन काम नहीं है, ये हो सकता है। सर कुछ क्वेश्चन और है कि जैसे आपने यूपीएससी को सोचा, आपने कहा कि मैं पहले इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में फिर मैं रेल मेट्रो में भी काम किया, उसके बाद में फिर मैं यूपीएससी की तरफ मेरा झुकाव हुआ। तो यूपीएससी का ख्याल कैसे आया आपके दिमाग? यूपीएससी के लिए आपने कब सोचा, कैसे सोचा और उसके पीछे का राज क्या है, कारण क्या है कि यूपीएससी के लिए आपने जो है दृढ़ निश्चय किया? आरबी सर, बचपन में हमारे बाबा कहानियां सुनाया करते थे, कहते थे आज हम कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे, इतनी भीड़ लगी थी और लाला उनके यहाँ 5 किलो घी भी लेके गए थे। तो हमें बड़ा इंस्पिरेशन आता था, बहुत अच्छा लगता था कि कलेक्टर साहब कोई बहुत बड़ी चीज होते होंगे, कुछ होते होंगे कलेक्टर साहब। जब हम छोटे बच्चे थे तब की बात है ये। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े हुए, ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो हाँ पता चला कि वास्तविक में जो पावर है, जो शक्ति निहित है, वो एक संविधान में जो शक्ति निहित है वो उसके द्वारा यूपीएससी के एक ऑफिसर को मिली हुई है। तो वहां से मेरा मन उसकी तरफ झुका और मैं जब तक एक कंपनी में काम कर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी सी खटक रही है। मैं जा रहा हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ एक कंपनी में, एक ही काम को रोज करके वापस चला आ रहा हूँ। मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाज के हित में कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे अंदर ये एक कसक थी और उसी कसक को दूर करने के लिए मैंने वापस से अपनी पढ़ाई को जारी रखा और फिर वापस से सफलता पाई। ओके, आपकी कहानी और आपका जोश वो तो हम पहले से ही जानते हैं। आप हमारे यहाँ क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर भी लेते हैं, एक बीइंग आईएएस, बीइंग यूपीएससी सिलेक्टेड, तो आपके ऊर्जा को तो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छा आपके अंदर टैलेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्रामीण परिवेश से बच्चा यूपीएससी के लिए सोच रहा है, जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं है और वो चाह रहा है कि यूपीएससी में हम भी पहुँचे, हम भी आईएएस बने, हम भी पीसीएस बने या जॉब में आए और देश की सेवा करें, तो मैं ये चाहूंगा कि आप उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या उनको सलाह देंगे या क्या उनके लिए संदेश रहेगा कि वो भी यहाँ आ सकते हैं, वो भी यूपीएससी में बैठ सकते हैं, यूपीएससी की परीक्षाएं क्वालिफाई कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए जरा मैं आप बताना चाहूँगा। आरबी सर, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भाषा की कोई बाध्यता नहीं होती। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का उल्लेख है उनके हिसाब से आप वो सारी भाषाओं में आप एग्जाम को लिख सकते हैं या दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रामीण परिवेश से जो बच्चा आया है उसको हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने में, इंग्लिश के मटेरियल को पढ़ने में थोड़ी सी असहजता महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे जब वो किसी सब्जेक्ट को करने लगता है, उस चीज़ के उस परिवेश में, माहौल में ढलने लगता है, तो सारी चीज़ें अपने आप आसान होने लगती हैं। जब भी आप किसी भी पहाड़ की चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन जब किसी पहाड़ के मध्य में आप पहुंच जाएंगे तो आपको उसकी थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी और हैबिट होने के साथ आप कम एनर्जी लॉस करके ज़्यादा दूरी को तय करेंगे। तो यही सिद्धांत, यही एग्जाम्पल अपनी जिंदगी में भी शामिल करना चाहिए कि जब भी किसी भी आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को पहाड़ समझिए, उसकी आप तैयारी करने आते हैं तो शुरुआत में वो पहाड़ आपको इतना ऊंचा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से भयभीत जरूर होंगे, लेकिन जब आप उस चीज़ को करना शुरू कर देंगे, समुद्र की गहराई को नापना शुरू कर देंगे, तब आपको चीज़ें अपने आप आसान लगने लगेंगी। तो मैं ग्रामीण परिवेश से आने वाले अपने नवयुवकों को यही सलाह देना चाहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं डरना है, भाषा की कोई बाध्यता नहीं है। आओ तलाशो, हो सकता है कि तुम्हें अपने मटेरियल को हिंदी लैंग्वेज में तलाश करने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इंग्लिश मटेरियल में सहज रूप से मटेरियल उपलब्ध है, हिंदी में उतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी
जो चीज़ें आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, आजकल सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, गूगल ट्रांसलेशन की मदद ले सकते हैं, आप इंग्लिश मटेरियल को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभिषेक सर, आपने अभी एक बात बोली ग्रामीण परिवेश के बच्चों को सही दिशा देने के लिए कि आज सॉफ्टवेयर, ढेर सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, उसमें हिंदी में इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने के लिए हैं, या समझने के लिए कोई चीज़ नहीं समझ में आती है गूगल में डालिए, सब मिल जाएगा। तो मुझे लगता है आप स्मार्ट स्टडी की तरफ इशारा कर रहे हैं कुछ, क्योंकि सभी लोगों के पास में मोबाइल आजकल उपलब्ध मिल जाएगा और नेट भी होता है। स्मार्ट स्टडी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी पॉलिसी थी, जो स्टडी पॉलिसी थी, जो स्टडी स्टाइल था, जो स्मार्ट स्टडी का आपने फंडा बताया, क्योंकि कम समय में ज़्यादा गेन करना सिर्फ स्मार्ट स्टडी से ही होता है। नोट्स वगैरह जो बनाने के तरीके थे, थोड़ा मैं चाहूँगा इसमें भी प्रकाश डालें कि उन भाइयों को थोड़ा सा मदद मिले कि वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, स्मार्ट स्टडी कैसे करें और क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्टाइल अपनाएं। आरपी सर, जब मैं आपके यहाँ निःशुल्क क्लासेज लेता हूँ और मैं बच्चों को जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो मैं उनके साथ ही साथ ये भी कहता हूँ, आप मेरे लेक्चर तो ले ही रहे हो, क्लास नोट्स बना ही रहे हो, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। आप जितना ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, आपको अगर कोई नई चीज़ मिलती है जो आपके यूज की है, तो आप उसको नोट्स में ऐड कर सकते हो। कोई बाध्यता नहीं है कि आप सिर्फ बुक से ही पढ़ना है। आप ऑनलाइन मटेरियल का मतलब ये है कि ऑनलाइन चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, तलाश सकते हो, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। तो मैं आपको अपने साथ बताऊं कि स्मार्ट स्टडी के रूप में मैंने क्या किया, मैं अपने नोट्स के साथ ही मैं हेल्प लेता था। मैं इवन इनसाइट्स ऑन इंडिया का जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं, पब्लिश होते हैं, उनकी भी हेल्प लेता था। और मैंने आपके संस्थान के माध्यम से इंटरव्यू के लिए भी हेल्प ली। मैंने मॉक इंटरव्यू भी अटेंड किए आपके संस्थान के माध्यम से। आपका बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन रहा मेरे ऊपर। और जब मुझे कहीं परेशानी हुई तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई और आपने वहाँ पे उस समस्या का समाधान किया और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया। तो स्मार्ट स्टडी में ये है कि हम जब भी बुक लेके साथ में बैठे, हमारे साथ पेन पेपर रहे, तो साथ में अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल से आप ये चीज़ कर सकते हैं कि बुक में आपको कोई टर्म नहीं समझ में आया तो उसको अगर एक आसान लैंग्वेज में कहीं आपको दूसरी जगह से ऑनलाइन मटेरियल से वो वर्ड आपको मिल रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में, जो आपका आगे आने वाले चल के समय में जब आप मेंस का एग्जाम लिखने जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसा कि सर सभी लोग बताते हैं कि ये यूपीएससी की तैयारी पंचवर्षीय योजना में होती है, बहुत लंबी चलती है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अगर प्री हो गया एक बार तो मेंस दीजिएगा, मेंस नहीं हुआ तो फिर अगले साल में प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ये इतना पोटेंशियल, इतना एनर्जी लगातार साल, 2 साल, 4 साल बनाए रखना एक बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये आपकी अनवरत शक्ति है, अनवरत लगे रहने का अभ्यास है, इसके पीछे का कोई राज तो नहीं है? आरपी सर, सर्वशक्तिमान तो प्रभु ही है और मेरा प्रभु पे बहुत विश्वास है, मेरी भक्ति में भी आस्था है। मैं सुबह शाम प्रभु को जरूर नमन करता हूँ और अपनी सफलता के लिए हमेशा उनको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं हुआ, मैं लगातार लगा हुआ था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लगभग 10 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 या 6 लाख बच्चे ही एग्जाम देने पहुंचते हैं। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ 20,000 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं, और उसमें से 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और फाइनली 800-900 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो जो बच्चा प्रीलिम्स में ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसके लिए बहुत निराशा का समय होता है, क्योंकि उसको पूरे 1 साल तक अभी कोई एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। उसको पूरे 1 साल की साइकिल बितानी पड़ेगी और नेक्स्ट ईयर ही वो प्रीलिम्स दे पाएगा। तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, वो बीच में अपने गांव भी जाएगा, परेशान भी होगा, तो वो उसका 1 साल का समय खराब होगा थोड़ा सा। लेकिन अगर जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है उसके लिए बहुत बेहतरीन बात होती है, क्योंकि उसको अगले आने वाले 4 महीने के बाद मेंस का एग्जाम लिखना है। अगर मेंस क्वालिफाई कर लिया तो 2 महीने के बाद उसको इंटरव्यू देना है। तो उसकी लगातार सतत पढ़ाई चलती रहती है, उसका गैप नहीं होने पाता। तो यूपीएससी का एग्जाम निकालने का सबसे बड़ा गुरुमंत्र यही है कि एग्जाम आपके कंटिन्यूअस होने चाहिए, आपके पास एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। और मैं यहाँ पे एक चीज और लाइनें ऐड करना चाहूंगा कि प्रभु की लीला प्रभु ही जाने,
छीना है सब कुछ उसने किसी ना किसी बहाने से, छीना है सब कुछ उसने किसी ना किसी बहाने से, वो लौटाना भी जानता है, वो लौटाना भी जानता है। इसलिए ये वक्त गुजर जाएगा और आरपी सर सुनहरा कल फिर से लौट के आएगा। तो कभी भी हार नहीं मानना। प्रीलिम्स का अगर तुम डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हो, तुम्हारा सुनहरा वक्त फिर से लौट के आएगा अगर आप कंटिन्यूअस लगे रहेंगे। बड़ी अच्छी लाइनें सर आपने कही और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ आपसे। अगर लास्ट में कहूँ एक लाइन में अगर आप बताना चाहें बच्चों के लिए, मैं अपने उन्हीं प्रतियोगी मित्रों के लिए चाहूँगा कि एक लाइन में अगर लगातार अपना मोटिवेशनल हाई रखना है या लगातार पढ़ाई करते रहना है, जैसे आपने कहा कि लगातार इंटरव्यू, लगातार एग्जाम्स होने चाहिए, लगातार एग्जाम्स पढ़ने चाहिए, तो लगातार आपकी तैयारी चलती रहती है कंटिन्यूसली लगातार, तो क्या इसके पीछे और कोई राज है कि लगातार कंटिन्यूसली अगर पढ़ाई करते रहें? तो आप, मैं कहूँ कि गुरु मंत्र देने के लिए या गुरु मंत्र ऐसा क्या रहेगा आपका उन बच्चों के लिए, एक लाइन में आप बताना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा गुरु मंत्र रहेगा जिससे उनकी सफलता, उनकी पढ़ाई में बाधक ना बने और उनको सफलता आसानी से मिल जाए, उनकी तैयारी अच्छी से चलती रहे? आरपी सर, आपने मेरे तरफ सीमा रेखा खींच दी है कि मुझे सिर्फ एक लाइन में गुरु मंत्र देना है, एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो मैं, अगर ये एग्जाम इतना बड़ा है कि एक लाइन में तो गुरु मंत्र नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि जो आपको सफल बनाती है वो आपके पढ़ने की नीति बनाती है, वो आपकी एजुकेशन पॉलिसी, वो आपकी स्टडी पॉलिसी कि आप कैसे पढ़ते हो, किसी चीज को कैसे लेते हो। मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊं, मेरे पढ़ने का तरीका या किसी सफल अभ्यर्थी के पढ़ने का तरीका यही होगा कि वो जब बुक लेके बैठेगा तो वो सिर्फ बुक पे ध्यान नहीं देगा, उसने बुक से एक लाइन पढ़ी, उसके हाथ में पेन और पेपर जरूर होगा और वो उस एक लाइन या एक पैराग्राफ को ऐसे कॉन्साइज फॉर्म में अपने नोट्स में रिप्रेजेंट करेगा जो जब एग्जाम आएगा तो उसको रिवीजन करने में वो उतना ही सहायक होगा। तो मेन फंडा किसी भी अभ्यर्थी के सफल होने के पीछे ये है उसकी लेखनी, उसके नोट्स। और कभी भी किसी कोचिंग में, किसी संस्थान में आपकी हेल्प तो हो सकती है, पढ़ाई तो हो सकती है, लेकिन जो अंतिम सफलता जो आपको दिलाती है वो आपका कॉन्फिडेंस, आपके नोट्स और आपके लास्ट में बनाए हुए जो सबसे शॉर्ट टर्म नोट्स होते हैं या उनके कहें वन वर्ड नोट्स होते हैं, वन वर्ड नोट्स होते हैं, वही आपके सफलता के परिचायक होते हैं। और उसी वन वर्ड की वजह से आप जाके मेंस में 300 वर्ड, 200 वर्ड का आंसर लिख के आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आरपी सर कि अपनी लेखनी पे हमेशा ध्यान देना है, लेखनी पे ध्यान देने के साथ ही, और आपको मैं बताऊं इंटरव्यू के लिए भी मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपका जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए रूम के अंदर जाते हैं तो आपके चेहरे के हाव भाव को समझ के, इंटरव्यूअर आपके चेहरे के हाव भाव को ये समझ के कि ये बंदा आगे आने वाले टाइम पे अपने नीचे के स्टाफ को मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके चलने की स्टाइल कैसे है, उसका जो पहनावा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका बैठने का स्टाइल कैसा है, वो कैसे बैठ रहा है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आवाज आप मेरे पास तक पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही है, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बेसिकली जो यूपीएससी का इंटरव्यू है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो उसमें पूछे जाते हैं, लेकिन आप उसका आंसर कैसे कर रहे हैं इस पे नंबर ज्यादा मिलते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे मित्रों को बताई आपने। लेकिन एक चीज अभी आपने बताया पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू के बारे में आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो हमने एक बोर्ड बनाया था आपके लिए, इंटरव्यू बोर्ड हुआ था मॉक इंटरव्यू के लिए। तो मैं चाहूंगा कि लक्ष्य एकेडमी से आपको जो है क्या फायदा हुआ, या हमसे हमारे साथ मित्रता करके, या हमारे साथ आपका जो योगदान अभी भी बना हुआ है उसके पीछे का राज क्या है, या आपने जो इंटरव्यू में हमारे यहाँ से मार्गदर्शन लिया, जो मॉक इंटरव्यू हमने कराया, उसका कितना फायदा आपको हुआ? आरपी सर, शुरुआत से मेरा ये मानना रहा है कि अगर आपको सफलता पाना है, सफलता की कुंजी अच्छे मित्र होते हैं। तो मुझे आप जैसा अच्छा मित्र और बड़ा भाई मिला और मेरा मार्गदर्शक बना, और जब मेरा इंटरव्यू की कॉल आई तो आपने मुझे सजेस्ट किया और मुझे कहा कि मैं आपके लिए मॉक इंटरव्यू का पैनल बनवाता हूं और मैं आपके कम से कम 5 मॉक इंटरव्यू कराऊंगा, जहां पे डॉक्टर एस के मानव सर होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रख्यात विद्वान होंगे,
और वो बैठ के मॉक इंटरव्यू लेंगे। तो वो आपने मॉक इंटरव्यू इस संस्थान में मेरे लिए कंडक्ट कराया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए और जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ वो उन्हीं इंटरव्यू के बाद जनरेट हुआ। मेरे बैठने के तरीके को, मेरे बोलने के तरीके को थोड़ा सा रिफाइंड भी किया गया इंटरव्यूअर्स के द्वारा, आपके द्वारा भी मुझे मेरा मार्गदर्शन किया गया। पहले थोड़ा सा जो मेरा रेट ऑफ डिलीवरी था, जो मैं बोलता था, वो मेरा स्पीच रेट थोड़ा सा हाई था, उसको आपने, आपके इंटरव्यू पैनल ने उसको मॉडरेट करवाया मेरे स्पीच रेट को, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता था, जिससे समझने में शायद ये था कि प्रॉब्लम्स हो सकती थी इंटरव्यूअर को, उसको मॉडिफाई कराया गया और फिर मैं वहाँ से बैलेंस बोलना शुरू किया मैंने, और उसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपकी कोचिंग, इस संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो नवयुवकों को आने वाले समय में उनका भविष्य सुधारने के लिए आप काम कर रहे हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और आपके संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, बस लास्ट में एक क्वेश्चन कि आप हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्थान ने आपको थोड़ी बहुत जो है हेल्प भी की है और आप भी संस्थान को हेल्प कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि संस्थान के लिए कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि संस्थान को, जैसे हमारा जो मैम का उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य है, वो यही है कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको भी हम लें और जो शहर के हैं उनको भी लें और यूपीएससी का प्रॉपर मार्गदर्शन करें आप जैसे विद्वान लोगों के माध्यम से। इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप भी आइए और जुड़िए हमारे संस्थान में। तो संस्थान को अभी और क्या कुछ सुधार करना है या कुछ और चीजें अपग्रेड करनी है, तो क्या उस तरह का कोई सजेशन कोचिंग के लिए, हमारे लक्ष्य आईएएस एकेडमी लखनऊ के लिए आप देना चाहेंगे? आरपी सर, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात यही लगती है हमेशा कि आप अच्छे तो हैं और अच्छे को और अच्छा बनाना चाहते हैं, और यही मुझे लगता है आपको हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका संस्थान है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से काम कर रहा है। आप YouTube पे, आपका चैनल भी है और आप ऑनलाइन शिक्षा को भी प्रसारित कर रहे हैं, ऑफलाइन शिक्षा भी दे रहे हैं, बच्चों को बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। जब मैं आपके यहाँ निःशुल्क क्लासेज लेता हूँ तो मेरी आपसे एक डिमांड थी जब मैं क्लासेज ले रहा था कि सर मुझे प्रोजेक्टर चाहिए, और आपने एक दिन के अंदर ही मेरे क्लासरूम में प्रोजेक्टर को ऐड करवा दिया, जो उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। क्योंकि मैं ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में जब भी मुझे किसी को वर्ल्ड मैप दिखाना है, उस पर चीज़ें मार्क करनी है, तो उस जो मैं ऑनलाइन चीज़ दिखाऊंगा उसका बहुत दूसरा इफेक्ट होता है। तो मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे हमारे इस संस्थान में ग्रामीण परिवेश से भी बच्चे आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो उनके लिए हमें स्पेशल सेशन रखना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। वो मैं चाहूँगा कि इस लक्ष्य आईएएस एकेडमी में ग्रामीण परिवेश से आने वाले नए बच्चों के लिए स्पेशल सेशन रखा जाए, जिसमें हम काउंसलिंग कर सकते हैं डिफरेंट टीचर्स के द्वारा, और उनका मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। जो उन्हें थोड़ा सा इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम स्पेशल क्लासेज रख सकते हैं और उनको उन चीज़ों को समझा सकते हैं। और जो आपने सजेशन कोचिंग के लिए दिया है कि कोचिंग में जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, उनका अच्छे से काउंसलिंग होना चाहिए, उनके लिए जो भी मदद हो सकती है कोचिंग की तरफ से, आर्थिक मदद हो सकती है, वो भी हमें देना चाहिए। सर, हम पूरी तरह से लागू कर रहे हैं और आज भी वो लागू है। और हम आपको बता दें कि जो अभी ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनके लिए हमने ऑलरेडी विशेष डिस्काउंट भी दे रखा है और उनकी स्पेशल काउंसलिंग भी होती है और 1 से 1.5 घंटे काउंसलिंग चलती है, उसका कोई चार्ज भी नहीं होता है। और आपके मार्गदर्शन में इन बच्चों को हम आपको देते भी हैं, आप उनको जो है डील भी करते हैं, और आगे भी जो मार्गदर्शन, जो सजेशन रहेगा वो भी हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि अब आप तो बड़े अधिकारी हो गए हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि आपका सहयोग इस कोचिंग में हरदम बना रहे और आगे भी आपकी क्लासें अनवरत चलती रहें और हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन मिलता रहे। और हम आपसे एक बड़ी पार्टी भी लेंगे और उस पार्टी के लिए हम चाहेंगे कि आप हमें समय भी देंगे। और पुनः एक बार हम अपनी कोचिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और आगे के जो आपका आगे का यूपीएससी का सफर है उसके लिए भी हम चाहेंगे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आरपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विशेष शुभकामनाएं आपके साथ, और पार्टी होगी, बहुत जबरदस्त पार्टी होगी, और हम सब लोग, हमारे टीचर, हमारा स्टाफ, सब लोग साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर।